बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ माजिद सुल्तान फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला कैंपस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स फर्स्ट 3 ब्रांचेस। आज जो हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम केमिस्ट्री की जो बाकी ब्रांचेस रह गई थी उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर बेटे किसी को कोई लेक्चर समझ ना आए तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने व्हाट्सअप के ज़रिए वॉइस मैसेज करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब, जो कि आज हमने डिस्कस करना है। उसमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो रह गई थी, लेट अस फोकस ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की जो फर्स्ट 3 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली थी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे 4th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, एक्चुअल में नाम से ही पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायो मीन लिविंग, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन अक्रिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी जो कि जिंदा जानदारों में होने वाले तमाम रिएक्शंस और उनकी साख्त, उनकी बनावट का जो मुताला है, जो स्टडी है, जो ऑब्जर्वेंस है, वो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री के उसको कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की एंड रिएक्शंस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसकी मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दूंगा जिसमें क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। अब सपोज करें हम ये ग्लूकोज को मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज को चाहे लिक्विड फॉर्म में लें चाहे सॉलिड फॉर्म में उसको ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारा मेटाबॉलिज्म उसको क्या करेगा, हमारी सिंथेसिस बॉडी उसको करेगी ग्लूकोज को और हमारी बॉडी का उसको हिस्सा बनाएंगी। अब अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, इसके स्ट्रक्चर की और इसके रिएक्शंस की, तो इसके रिएक्शंस अगर हम बात करें इसके फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन की, तो इसमें अब ग्लूकोज की कंपोजिशन अगर आप देखें तो इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स ने मिलकर एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको आप क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज कह रहे हैं। दैट इज द कंपोजिशन। अगर हम बात करें इनके रिएक्शंस की कि जब हम ग्लूकोज को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो उससे क्या रिएक्शंस होंगे, उससे स्टूडेंट्स जो रिएक्शन होंगे, यानी रिएक्शन मीन जो ग्लूकोज जाके हमारी बॉडी का जब हिस्सा बनेगा, स्टमक में जाएगा, तो क्या चीज़ जनरेट करेगा, इट विल प्रोवाइड अस एनर्जी एंड दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है जी। एटीपी एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज की फॉर्म में जाकर फिर क्या कर रही होती है, जब हम ग्लूकोज को ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो हमारे बॉडी का पार्ट बन जाती है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो मेडिसन यानी अद्वियात एंड फूड साइंसेज मीन खाने पीने वाली अशिया में बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है। अब मेडिसन, अद्वियात यानी हमारी बॉडी कौन सी मेडिसिन को एज वाइज भी, यानी बच्चों में, बड़ों में या टीन एजेस जो हैं उनमें किस तरह की वेरिएशंस के हिसाब से जो मेडिसिन उनको सजेस्ट की जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें फूड साइंसेस की, तो फूड साइंसेस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई भी बाजार से चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह के उसके पैकेट्स के ऊपर, सपोज करें बिस्किट्स हैं, जूस हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर फ्लान डेट या एक्सपायरी डेट। वो किस चीज़ का बेसिकली एनालिसिस करके उसके ऊपर उन चीज़ों को लिखा जाता है, वो एक्चुअली हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मद्देनज़र रख के उन चीज़ों के बारे में स्टडी करके कि इतने टाइम तक महफूज रह सकती है, तब वो मतलब उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है और हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं। ठीक है जी। ये थी बायोकेमिस्ट्री और उसका स्कोप। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से किसे कहते हैं, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें आप रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द
रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो स्कोप में क्या आ जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आ जाता है एंड रेडियोथेरेपी। अब प्रिजर्वेशन ऑफ खुराक को महफूज करने में, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। रेडियोथेरेपी, अब सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि रेडियोथेरेपी किसे कहते हैं, ठीक है। उससे पहले ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मोस्टली एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो एलिमेंट्स सपोज करें यूरेनियम है। कौन सा एलिमेंट है, यूरेनियम। अब वो यूरेनियम का एलिमेंट है जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अनस्टेबल एलिमेंट जो होता है उसमें से कॉन्टिन्यूसली क्या होती हैं, रेडिएशंस निकल रही होती हैं उस एलिमेंट्स में से। जब उस एलिमेंट्स में से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस निकल रही होंगी, यानी फॉल आउट हो रही होंगी किसी दूसरे सब्सटेंस पे जाके, या निकल रही होंगी टू बिकम द स्टेबल, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। यानी अनस्टेबल एलिमेंट्स में से रेडिएशन का निकलना, उसका आप क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब आ जाते हैं उसकी रेडियोथेरेपी पे। अब रेडियोथेरेपी स्टूडेंट्स हम किसे कहते हैं, रेडियोथेरेपी आपको मालूम है कि हम कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह से किया जाता है, एक कीमोथेरेपी एंड सेकंड वन इज द रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि रेडिएशंस यानी शुआएं जो हैं वो पेशेंट को लगाई जाती हैं, जो कि क्या होता है कि कैंसर के जो सेल्स हैं उसको क्या कर देती हैं, जाके शुआएं यानी बिजली टाइप लगाते हैं शुआएं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि वो कैंसर की जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, यानी जो कैंसर के सेल हैं उसको जाके क्या कर देती हैं, डेड कर देती हैं। तो देयरफॉर रेडियोथेरेपी इज दी बिलोंग्स टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, यानी इंडस्ट्री से रेलेवेंट जो भी स्टडी है वो क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम करते हैं। इसमें अब हम कहते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी केमिकल्स की जो तैयारी है इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्केल पे, उसको आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब वो केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो केमिकल्स बेटे सपोज करें अमोनिया है NH3, ठीक है। इसी तरीके से इसके अलावा नेक्स्ट ऑक्सीजन हो गया, और फर्दर आगे जो है वो हाइड्रोजन है, और ये वाले तमाम केमिकल्स जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल स्केल्स पे। अब वो वाले तमाम जो केमिकल्स हैं उनको फिर आगे हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। किसके तौर पे यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। अब सपोज करें अमोनिया का भी मैंने आपको बताया था, उसको हम कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के अंदर यूज़ करते हैं NH3 को। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा और धागा बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी डिफरेंट तरह के ये वाले केमिकल्स रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। साबुन, सोप्स हो गए या डिटर्जेंट्स हो गए, उसमें भी डिफरेंट तरह के वाले केमिकल्स रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। और दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को, जो नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल से मुराद इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इस ब्रांच में हम क्या है, इसको स्टडी करेंगे इन माहौल के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द components of environment and effect of human activities of environment is called environmental chemistry। अब components of environments क्या होते हैं, components environment के स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है जी। अब दो कंपोनेंट, बायोटिक मीन, बायो मीन लिविंग एंड एबायोटिक मीन नॉन लिविंग। अब बायोटिक कंपोनेंट्स वो वाले होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो फैक्टर्स होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से होते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अगर हम इफेक्ट की बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, तो उस इफेक्ट में स्टूडेंट्स क्या चीज़ें आ जाएंगी, उस इफेक्ट में
एयर पोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है, एयर पोल्यूशन। एंड सेकंड वन इज़ द वाटर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन जो है उसमें अगर आप देखें तो जो हम व्हीकल्स, जो हम ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों का निकलने वाला धुआं हमारी हवा के साथ मिलके हमारी फ़िज़ा को लूदा कर रहा है, ये हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके अलावा वाटर पोल्यूशन क्या है कि जो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंटेमिनेटेड वाटर होता है, केमिकल्स मिला पानी, जब हम उसको क्या करते हैं दरियाओं या नदी नालों के अंदर उसको मतलब छोड़ते हैं या उस पानी को उधर गिराते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो चीज़ें उस पानी के अंदर रह रही होती हैं वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो डेट्स आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ और फैक्टर्स ऑन द इन्वायरमेंट। अब लास्ट ब्रांच है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल से मुराद है कि एनालिसिस। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें सेपरेशंस एंड एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट सैंपल्स कैन बी डन। यानी हम क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं या सैंपल्स उनके हमने लिए हैं और उसको क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, यानी उनका अलहदा करना एंड एनालिसिस और उनका एनालिसिस करना कि इस कंपाउंड के सैंपल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब अगर इसके स्कोप की हम बात करें तो स्कोप में आ जाता है फूड एंड क्लिनिकल एनालिसिस। फूड में अगर हम देखें तो प्लांट फूड कोई भी चीज़ है, मिल्क है, अगर हमने उसका एनालिसिस करना है कि इसमें कितने % वाटर है या इसकी क्या क्वालिटी है, दैट इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर हम क्लिनिकल एनालिसिस की बात करें तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हम अपने डिफरेंट तरह के ब्लड सैंपल्स हैं या इस तरह के जो जितने भी सैंपल्स का एनालाइज करते हैं, दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है जी। अब उसके बाद इस एनालिसिस की दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं कि क्वालिटी चेक करते हैं सब्सटेंस की, ठीक है, और क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी चेक करते हैं कि कितनी मिकदार में वो वाला सब्सटेंस या वो वाला सैंपल प्रेजेंट है। अब सपोज करें NaCl सोडियम क्लोराइड है आपके पास, ठीक है जी। NaCl में अगर मैं बात करूं इसके टेस्ट की, इसके कलर की, इसकी जो स्मेल की, तो डेट इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर मैं बात करूं कि NaCl हमने सोडियम क्लोराइड लैब के अंदर कितनी % में लिया या कितने ग्राम लिया है, सपोज करें मैं कहता हूं कि 55 ग्राम मैंने लिया है, तो डेट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें वॉइस मैसेज करके अपना आंसर ले सकता है। कल तक मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।